नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं अभी होम लोन सोर्सिंग पर्सन संजय कुमार जो एसबीआई में हैं। नमस्कार। अभी इनसे जानेंगे जो भी क्वेरी होती है होम लोन से रिगार्डिंग। अभी डीडीए की जो कर्मयोगी आवास योजना है उसकी उसमें जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी, उसके जो भी स्पेशल डिस्काउंट होंगे, ये सारे चीज़ डिटेल में बताएंगे। लोगों की अलग अलग क्वेरी होती है जो कि काफ़ी डिटेल है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ए टू जेड जितनी भी क्वेरी होगी होम लोन से रिगार्डिंग वो सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इसके बाद जो भी क्वेरी होगी आपको इसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो संजय जी, आप कुछ बता सकते हैं कि इस जो कर्मयोगी आवास योजना है उसके लिए क्या ऑफर? डीडीए का कर्मयोगी आवास योजना जो डीडीए ने खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पीएसयू, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाया है। काफ़ी बेहतरीन स्कीम है और काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और लोगों ने रुझान भी अच्छा दिखाया, बुकिंग भी किया है। तो अभी इसमें बहुत सारे बैंक्स की जो है, तो आप ये बता सकते हैं कि एसबीआई से ही क्यों लोन कराना चाहिए, कि एसबीआई क्यों बेस्ट है? एसबीआई सबसे ट्रस्टेड बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है और सबसे ज़्यादा फंडिंग डीडीए पे एसबीआई करती है। एसबीआई का जो प्रोसेस है वो इजीएस्ट प्रोसेस होता है, सिंपल प्रोसेस होता है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होता है और एसबीआई में लोगों को पता है कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। तो एसबीआई के साथ आते हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी। एक तो सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ट्रस्टेड बैंक है और इजीएस्ट प्रोसेस है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग सभी एसबीआई के साथ आइए और एसबीआई में प्रोसेस करवाइए लोगों को। तो अभी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो आप पहले ये बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या सब रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए? इसमें बेसिक जो जैसे कर्मयोगी आवास योजना में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, सैलरी क्लास है। तो इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट जो होता है वो मैं बता देता हूँ। पहला तो होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड। आधार के साथ कोई और भी डॉक्यूमेंट्स एड्रेस प्रूफ में आप यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जिनके पास आधार का कहीं दूसरे जगह का एड्रेस है या जो भी है। उसके बाद ऑफिस आई कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 2 साल का फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी। कई लोगों का फॉर्म 16 नहीं मिल पाता है या ट्रांसफ़र होता है तो पुराने जगह पे होती है, वहाँ से नहीं मिल पाता है। उस केस में 2 साल के ITR कंप्यूटेशन और फॉर्म 26S चाहिए होता है। साथ में जो आपके पास अलॉटमेंट आई है डीडीए का अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर, वो लगा देते हैं आप। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही है। कुछ जगह पे क्या होती है कि जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन है, अब रिटायर्ड पर्सन है तो उनके पास ऑफिस का तो कुछ नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है, पेंशन ऑर्डर जो पीपीओ होता है वो होता है, 3 महीने की पेंशन स्लिप और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 2 साल का फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी, अदरवाइज 2 साल का ITR कंप्यूटेशन। कई लोगों का क्या होता है कि सैलरी के साथ साथ कुछ रेंटल इनकम भी होता है, इससे उनकी इनकम इंक्रीज होती है। उस केस में ITR फाइल करते हैं, उसमें रेंटल इनकम उन्होंने शो किया हुआ है, तो फिर 2 साल की ITR कंप्यूटेशन और फॉर्म 26S चाहिए होता है। साथ में रेंट एग्रीमेंट जहाँ से रेंट आती है और ओनरशिप प्रूफ चाहिए होता है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी डॉक्यूमेंट की लिस्ट। और डॉक्यूमेंट की लिस्ट अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 1 बाय 1 करके नेम लिस्ट कर देंगे। तो बहुत लोगों की ये क्वेरी होती है कि लोन तो उनका नहीं बन रहा है, सैलरी उनकी उतनी इनफ नहीं है, तो अपने रिलेटिव्स को भी उसमें ऐड करना चाहते हैं। हाँ, इसमें यह है कि अगर जो ब्लड रिलेशन को जो हाँ, ऐड करना चाहते अगर हैं। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है जिनकी एज 70 साल हो गई, 65 ईयर्स हो गई है, 70 ईयर्स हो गई है, 75 ईयर्स हो गई है, उनके बच्चे प्राइवेट जॉब में हैं, लेकिन वो चाहते हैं इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए, उन्होंने बुक किया हुआ है यहाँ पे अपने मम्मी डैडी के नाम से। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो फादर्स के पैन आधार वो लगेगा, साथ में जो बच्चे हैं जिनका इनकम ऐड करना चाहते हैं उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑफिस आई कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 2 साल फॉर्म 16 चाहिए होगा। ये सिर्फ ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए। अगर फादर के नाम से है तो उनके बच्चे, वाइफ, बेटियां और डॉटर इन लॉ, ये सब इनकम अपना ऐड करके लोन करवा सकते हैं। तो क्या इसके लिए जो डीडीए जो प्रॉपर्टी होगा उसमें भी को एप्लीकेंट बनना मैंडेटरी है, या इसमें लोन में हो जाएगा? डीडीए में प्रॉपर्टी में को एप्लीकेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। यह सिर्फ बैंक की क्राइटेरिया है कि अगर कोई किसी किन्हीं का लोन नहीं हो पाता है तो बैंक के नॉर्म्स के हिसाब, सर्कुलर के हिसाब से, कि अपने ब्लड रिलेशन में को एप्लीकेंट ऐड करके उनके इनकम को बैंक कंसिडर करता है और फिर उस पर लोन प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें एज का क्या रिस्ट्रिक्शन है, कितने एज तक का इसमें ईएमआई पे कर सकते हैं? एज का रहता है कि अगर कोई वर्किंग है और ओल्ड पेंशन स्कीम में है तो उनको स्टेट बैंक 75 ईयर्स तक लोन प्रोवाइड करती है। इससे क्या होता है कि जो EMI का बर्डन थोड़ा कम रहता है। दूसरी बात है कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, NPS में है, न्यू जॉब है, 2004 के बाद की है, तो उस केसेस में अप टू 70 ईयर्स तक वो दे सकते हैं। मैक्सिमम टेन्योर 30 ईयर्स का होता है।
या तो 30 ईयर्स क्लब होता है, नहीं तो अप टू 70 ईयर्स तक वो कर सकते हैं। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम है तो वो 75 ईयर्स तक जा सकते हैं। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है 65 या 70 ईयर्स एज है, को एप्लीकेंट ऐड करते हैं, तो जो को एप्लीकेंट का एज होगा उस एज के हिसाब से वो अप टू 70 ईयर्स या मैक्सिमम 30 ईयर्स कवर कर लेते हैं। ऐसे यूजुअली देखा जाता है कि बिलो 40 ईयर्स के एज के जो इनकम वाले हैं उनको बैंक 30 साल तक की लोन देती है, और उसके ऊपर होती है उसके हिसाब से वो एज जो है कम होता जाता है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई रिटायर्ड है 60 प्लस भी, अगर वो को एप्लीकेंट ऐड करते हैं तो को एप्लीकेंट के एज से 70 ईयर तक काउंट होगा? हाँ, वो को एप्लीकेंट के एज से अप टू 70 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स काउंट होगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि काफ़ी ये लोन अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये MIG और HIG पे है, तो इस पर लोन इंश्योरेंस बहुत लोग करवाना चाहते हैं और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो इसका क्या है? स्टेट बैंक के अंदर दो तरह के इंश्योरेंस बताया जाता है। एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, दूसरा लोन इंश्योरेंस होता है, लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस होता है। SBI के लैंग्वेज में उसको ऋण सुरक्षा बोला जाता है। अब यहाँ पे लोन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी है। उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है प्रॉपर्टी का, उसके अकॉर्डिंग टू जितने साल आपको लोन चलाना होता है या जितने टेन्योर के आपने लोन लिया है, दोनों में से कोई भी। कई लोग इनकम की वजह से 30 ईयर्स या 25 ईयर्स या 20 ईयर्स के लिए लोन लेते हैं, लेकिन उनका ये प्रोग्राम रहता है कि नहीं, मैं तो इसको 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में कंप्लीट कर लेता हूँ। आप लोग उस हिसाब से 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात होता है कि ये मैंडेटरी नहीं कि आपको स्टेट बैंक से ही लेना है। आपको प्रॉपर्टी इंश्योर करना है, वो आपको कहीं अगर कन्वीनियंट लगता है, कहीं सस्ता मिल रहा है या कोई अपने आदमी है, वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। बैंक का यही गाइडलाइन है कि आपको प्रॉपर्टी इंश्योर करना है, बस ये चीज़ें होती है। क्या ये मैंडेटरी है किसी के लिए? बैंक के हिसाब से ये मैंडेटरी है कि आपको प्रॉपर्टी इंश्योर करके रखना है। जैसे आप गाड़ी लेके रोड पे चलते हैं तो गाड़ी इंश्योर होना चाहिए, उसी तरह से बैंक का भी है कि ये प्रॉपर्टी इंश्योर होना चाहिए, जिसमें आपको फायर, अर्थक्वेक और टेरर अटैक, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होता है वो कवर होता है इसमें। अच्छा, नेचुरल डिजास्टर इसमें कवर हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसका कुछ कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम लगेगा? इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता, ये बहुत चीप होता है। आप उसमें क्या 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 आप क्लब करते हैं उस हिसाब से प्रीमियम हायर होता है। तो आप लोग जैसे जो भी लोन, कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि हम लोन 30 साल तक 25 साल तक चलाएं। जो भी आप मिनिमम टेन्योर रखना चाहते हैं इंश्योरेंस का, वो रख करके आप उतने समय में लोन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नॉर्मली अगर कोई 50 लाख का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, उस पर 10,000 के आसपास रहता है 10 ईयर्स के लिए। ओके, और जो लोन इंश्योरेंस है, लोन इंश्योरेंस कितना? लोन इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लोन इंश्योरेंस बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है बैंक का। इसमें ये होता है कि अगर आपने लोन इंश्योरेंस ले लिया है तो फैमिली पे बर्डन नहीं रहता है। कल के डेट में कोई मिसहैपनिंग होती है, जो लोन रीपे कर रहा है, तो उस केस में फैमिली को बैंक बुला करके और सेटल करके इंश्योरेंस कंपनी के साथ पेपर रिलीज कर देता है। तो एक होता है कि जब अर्निंग पर्सन चले जाने के बाद फैमिली फिर ऐसे परेशान रहते हैं इनकम की वजह से, और ये EMI का बर्डन रहता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये जो भी लगता है एज के हिसाब से होता है। अगर अर्ली एज में कोई कस्टमर लोन ले रहा है तो उसको कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। कोई अगर 50 प्लस 45 प्लस रहता है, थोड़ा सा उसका हायर प्रीमियम रहता है। नॉर्मली अगर 60-70 लाख का लोन अमाउंट है और कोई 30-35 साल का जो कस्टमर है वो लोन लेना चाहता है, तो उस पर वही 60-70 हज़ार के आसपास EMI बनेगी 15 साल 20 साल के लिए। 60-70 हज़ार टोटल टोटल बनेगी। उसमें ये होता है कि आपको वन टाइम भी पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बैंक उतने अमाउंट का लोन कर देता है, एक अलग से लोन होता है, और वो अमाउंट फिर इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे हो जाती है। आप उसको धीरे धीरे करके EMI में पे कर सकते हैं। अच्छा, उसको फिर वन टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं या वन टाइम भी पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट बैंक इंश्योरेंस कंपनी को। तो अभी आगे चलते हैं। ये कुछ जो पॉइंट था ये SBI की तरफ से था, बैंक की तरफ से। अब देखते हैं कि इसमें जो फंडिंग होगी, कितने % की फंडिंग होगी, जो भी प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट है उसका कितना % लोन मिल जाएगा? उसमें RBI का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अप टू 30 लाख तक लोन अमाउंट होता है, उसमें 90% फंडिंग होती है। 30 लाख से 75 लाख तक लोन अमाउंट होता है, उसमें 80% फंडिंग होती है। 75 लाख एंड अबव जो लोन अमाउंट होता है उसमें 75% होती है। कर्मयोगी आवास योजना में जो LIG फ्लैट है, उस LIG फ्लैट का जो कॉस्ट है उसके हिसाब से मैक्सिमम 30 लाख तक और 90 या फिर जो भी अमाउंट आ रहा है उसका 90% ये फंडिंग हो जाएगी। दूसरी MIG फ्लैट है। MIG फ्लैट में प्रोजेक्ट कॉस्ट के हिसाब से 80% तक फंडिंग का प्रोविजन है, और उससे ऊपर जो अमाउंट जाता है HIG में, जिसमें 75 लाख से ऊपर लोन अमाउंट जाता है, उसमें 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें फंडिंग
होगी इसके अंदर। तो ये जो 75% अभी जो लोन सैंक्शन हो जाएगी, इसके बाद अगर इसमें कुछ रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अलग से भी लोन मिलता है क्या? हाँ, अलग से आप अगर जैसे आप लोन अप्लाई करते हैं, आपको लगता है कि मैं पोजीशन लेके इसमें कुछ काम भी करवाने पड़ेंगे, फर्नीचर का रिपेयर रेनोवेशन, फर्नीचर जो भी होता है पिक्चर का, तो उसके साथ ये भी प्रोविजन है कि आप उसके साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें कंडीशन यही रहेगा कि जो डिसबर्समेंट होगा वो जैसे आपकी कन्वेंस डीड हो जाती है उसके बाद फिर ये अमाउंट पार्ट वाइज करके डिसबर्समेंट हो जाएगी, फिर अपना काम वगैरह करवा सकते हैं इसमें। अच्छा, तो जो फर्नीचर वाला है वो कन्वेंस डीड के बाद होगी? हाँ, रजिस्ट्री के बाद? रजिस्ट्री के बाद। अच्छा अच्छा। इसमें अप टू इसमें 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। जो भी जैसे अगर कोई LIG लेते हैं उस पर तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए तक फर्नीचर फिक्सर ले सकते हैं। MIG लेते हैं तो उस पर तकरीबन जो है 20 से 1 लाख रुपए ले सकते हैं, 15 से 20 लाख। और HIG लेते हैं तो 25 से 30 लाख रुपए तक एड ऑन करवा सकते हैं, इसको सेंक्शन करवा सकते हैं। तो इसका क्या चार्जेस वगैरह होगा लोन प्रोसेस का, और कितने दिन में प्रोसेस हो जाएगी? बैंक का कोई चार्जेस नहीं होता है, लॉगिन का यहाँ पे स्टेट बैंक में कोई चार्जेस नहीं है। सिंपल डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं, लॉगिन हो जाएगी। और प्रोसेसिंग चार्ज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो डिसबर्समेंट टाइम पे प्रोसेसिंग चार्ज लगती है, वो भी केस टू केस डिपेंड करता है कि कुछ डिस्ट्रिक्शन होता है तो वो वेव हो जाता है। तो कर्मयोगी के लिए कुछ स्कीम अभी आजकल में आ जाएगी, तो ऑलमोस्ट ये वेव ही रहेगा। ऐसे अभी जो भी आ जाएगी वो अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये प्रोसेसिंग फी वेव ऑफ नहीं होती है तो अप्रॉक्सीमेटली कितना % ये प्रोसेसिंग फी होती है? प्रोसेसिंग वेव ऑफ नहीं होती है तो मिनिमम 3000 है, मैक्सिमम 9000 है, इसी के बीच प्रोसेसिंग फीस रहता है। ओके। और जो एक TDS अमाउंट होता है जो पे करने पड़ता है? हाँ, ये TDS का जब भी कोई आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 50 लाख से ऊपर जो भी प्रॉपर्टी होती है उस पर गवर्नमेंट को TDS जमा करना पड़ता है। तो ये जो MIG और HIG केसेस हैं कर्मयोगी आवास योजना में, नागरिक आवास योजना में, इसमें 1% TDS पे करना पड़ेगा आपको DDA को। बाद में फिर वो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें क्लेम करके आपको रिफंड ले सकते हैं। तो ये सारा तो प्रोसेस हो गया, और सारा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो क्या प्रोसेस होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर कर रहा है SBI? इसमें अगर सिविल स्कोर आपका 825 से ऊपर है तो 7.10 है, और 825 से नीचे है तो अभी ऑन रिकॉर्ड जो SBI का रेट है 7.50 है। लोन अमाउंट अगर 75 लाख से अबव है तो 7.35 है। लेकिन कर्मयोगी आवास योजना के लिए आज से कल तक बैंक कुछ नया स्कीम लेके आ रहा है, स्पेशली कर्मयोगी आवास योजना के लिए। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की पूरी संभावना है, और वो ऑलमोस्ट 7.10 से लेकर 7.25 तक रहने की संभावना है। 1-2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगी, तो फिर अपडेट कर देंगे। और कुछ पॉइंट आप ऐड करना चाह रहे हो? जो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग स्टेट बैंक के साथ आइए। सबसे ट्रस्टेड बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है, इजीएस्ट प्रोसेस है। 5 पैसे 10 पैसे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे मैं देखता हूँ लोग परेशान होते हैं कि यहाँ पे इतना कम मिल रहा है, वहाँ पे इतना कम मिल रहा है। ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम होता है, कभी किसी बैंक का कम रहता है, कभी किसी बैंक का कम रहता है। आप अगर लोन लेते हैं तो ये एक दिन का काम नहीं होता है कि आप 2 साल 1 साल में लोन खत्म करते हैं। ये होम लोन ऐसा चीज़ होता है जो 15 साल 20 साल 10 साल चलता है। आपको ये देखना है कि कहाँ का एग्जिस्ट प्रोसेस है और कहाँ पे सिंपल सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्टी लेने के बाद भी कई छोटी छोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो स्टेट बैंक सबसे ज़्यादा फंडिंग करती है, खास करके DDA पे भी सबसे ज़्यादा फंडिंग करती है। आप अगर देखेंगे DDA जो ऑक्शन वगैरह का जो भी पोर्टल यूज करता है वो SBI का ही यूज करता है। SBI सबसे ट्रस्टेड है और सबसे अच्छा बैंक है, तो आप स्टेट बैंक के साथ आइए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे अब क्लोज करते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और बाकी संजय कुमार हमारे साथ रहेंगे जो आपको गाइडेंस देते रहेंगे समय समय पर। और एक चीज़ आप बता सकते हैं कि क्या ये लोन कितने दिन में प्रोसेस हो जाएगी, और इसके लिए कहीं बैंक वगैरह कितना बार विजिट करना पड़ेगा? ये बैंक का डोर स्टेप सर्विस है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें नंबर दिया रहेगा, मेरा नंबर है 9891077391। कर्मयोगी आवास योजना के जितने भी अलॉटी हैं ज़्यादातर लोगों को मेरा नाम भी पता होगा, मेरा नंबर भी पता होगा। और दोबारा मैं बोल भी दिया आपको, 9891077391, इस पर कॉल कर सकते हैं। ये डोर स्टेप सर्विस होगा, आपका कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको ब्रांच आना पड़ेगा लोन एग्रीमेंट साइन करने के लिए, उसके बाद आपको सारा चीज़ आपको फ़ोन पे या जैसे भी वो प्रोवाइड कर देंगे। आपको बार बार ब्रांच आने की ज़रूरत नहीं है। और हम कर्मयोगी आवास योजना जब लॉन्च हुई थी तभी से हम कर्मयोगी आवास योजना के पास हैं। कर्मयोगी आवास योजना जब ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद भी मैं आपके साथ रहूँगा, और यही मेरी वादा है, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।